नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है हमारे रोज यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको 12वीं की पेज बाय पेज एनसीईआरटी का एक एक जो टॉपिक है, एक एक लाइन जो है आपको नोट्स के द्वारा करवाया जा रहा है। ठीक है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में हमने लघु बीजाणु ध्वनि की हमने संरचना पढ़ी थी। ठीक है, और आज हम पढ़ने वाले हैं कि लघु बीजाणु ध्वनि का विकास किस प्रकार से होता है। ध्यान रखना है आपको कि इसमें हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो लघु बीजाणु ध्वनि का विकास किस प्रकार से होता है और एक परागकण का निर्माण भी किस प्रकार से होता है। खाते जैसे यहाँ दे रखा है लघु बीजाणु जनन, ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लघु बीजाणु जनन का मतलब होता है लघु बीजाणु का विकास। ठीक है, यही लघु बीजाणु जो है आगे जाकर बेटा किसमें बदल जाते हैं, यही लघु बीजाणु जो है बेटा आगे जाकर परागकणों में बदल जाते हैं। अर्थात ये समझ सकते हो आपकी परिपक्व लघु बीजाणु ही क्या कहलाते हैं, परागकण कहलाते हैं। आज हम परागकणों का निर्माण की प्रक्रिया पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसे हम एक डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले क्या होता है बेटा कि लघु बीजाणु का जो निर्माण होता है वह पादप के अंदर क्या होता है बेटे कि सबसे पहले विद्युत कोशिकाओं का एक समूह होता है। क्या होता है बेटा, एक विद्युत कोशिकाओं का क्या होता है, एक समूह होता है। वो विद्युत कोशिकाएं धीरे 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 करते करते समसूत्री विभाजन के माध्यम से क्या बना लेती है, लघु बीजाणु ध्वनि का निर्माण कर लेती है। ठीक है, तो देखते हैं डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं और उसके द्वारा हम समझते हैं कि लघु बीजाणु ध्वनि का विकास किस प्रकार से, परागकणों का विकास किस प्रकार से होता है। यह क्या कहलाएगी बेटा, विद्युत कोशिकाओं का समूह। ऐसे कई सारी कोशिकाएं होगी, ये लीजिए, ठीक है, यह है विद्युत कोशिका। क्या है बेटा, विद्युत कोशिका। इसके मध्य ये केंद्रक, ये विद्युत कोशिकाओं का केंद्र। ठीक है, ये विद्युत कोशिकाओं का, इसे हम क्या कहेंगे, विद्युत कोशिका। क्या कहेंगे बेटा, विद्युत कोशिका। क्या कहेंगे इसे, विद्युत कोशिका। इतनी बात क्लियर है, इसे क्या कहेंगे, विद्युत कोशिका। यह विद्युत कोशिका विकसित होकर क्या बनाती है बेटा, लघु बीजाणु ध्वनि का निर्माण कर लेती है। किसका निर्माण कर लेती है बेटा, लघु बीजाणु ध्वनि का निर्माण कर लेती है। ठीक है, किसका निर्माण कर लेती है, लघु बीजाणु ध्वनि का निर्माण कर लेती है। यह लघु बीजाणु ध्वनि जो है इसमें क्या होता है बेटा, प्रत्येक में एक कोशिका होती है जिसका केंद्रक सघन होता है, जीवर भी सघन होता है और केंद्र क्या होता है बेटा, बड़ा होता है। इस कोशिका को कहते हैं हम प्रसूतक कोशिका। क्या नाम लेते हैं बेटा, प्रसूतक कोशिका कहते हैं। ठीक है, अब इस प्रसूतक कोशिका यानी प्रत्येक लघु बीजाणु ध्वनि में एक बड़ी आकार की कोशिका होती है जिसका केंद्र जीवर वे जो है वो क्या रहता है बेटा, सघन रहता है और केंद्र बड़ा रहता है। ठीक है, इस कोशिका को हम क्या कहते हैं, प्रसूतक कोशिका। और इन्हीं से जो है लघु बीजाणु ध्वनि का जो बाकी की सारी परतें हैं ना उनका निर्माण भी होगा और लघु बीजाणु जनन का निर्माण भी होगा। ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारी क्रियाएं जो प्रत्येक लघु बीजाणु ध्वनि में होगी, यानी ये है 4 लघु बीजाणु ध्वनियां, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, इसमें सब में एक प्रसूतक कोशिका है। तो हम इनमें से एक कोशिका को बाहर निकाल लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि इस कोशिका को हमने बाहर निकाल लिया, यह एपिडर्मिस है। ठीक है, और ये क्या है, प्रसूतक कोशिका। क्या है बेटा, प्रसूतक कोशिका। कोशिका क्या है बेटा, प्रसूतक कोशिका है। इस प्रसूतक कोशिका के अंदर क्या होता है बेटा, समसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन, समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन होता है बेटा, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन। और यह समसूत्री विभाजन के माध्यम से क्या करती है, 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है। जैसा हमने
पहले भी पढ़ा है, और जैसा हम जानते भी हैं कि समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो है दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है बेटा? समान होती है। अब देखो बेटा, ये एक काय कोशिका है, तो इसमें गुणसूत्र क्या होंगे बेटा? 2n होंगे। क्या होंगे? 2n, द्विगुणित होगी। तो ये संरचना, इससे बनने वाली कोशिका भी क्या होगी? 2n होगी। और सूतक कोशिका भी क्या होगी बेटा? 2n होगी। और इनसे बनने वाली जो दो प्रकार की कोशिकाएं बनी, ये भी क्या होगी बेटा? 2n होगी। ठीक है, द्विगुणित होगी। इसमें से जो प्रारंभिक ऊपर वाली जो कोशिका है, इस कोशिका को हम क्या कहते हैं बेटा? याद रखना है, इस कोशिका को कहते हैं प्राथमिक भित्ति कोशिका। क्या कहते हैं बेटा? प्राथमिक भित्ति कोशिका। ठीक है, और इसे हम क्या कहेंगे? प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। ठीक है, अब देखो, जैसे मैंने कहा कि इससे समसूत्री विभाजन हुआ और सूतक कोशिका में समसूत्री विभाजन हुआ, और समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो है इसमें दो कोशिकाओं का निर्माण। एक तो है प्राथमिक भित्ति कोशिका, एक क्या है? प्राथमिक बीजाणु कोशिका। जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है कि भित्ति कोशिका और बीजाणु कोशिका। तो भित्ति कोशिका तो क्या करेगी बेटे? भित्तियों का निर्माण करेगी, आवरण का निर्माण करेगी, अर्थात एंडोथीशियम है, मध्य परत है, मिडिल लेयर है, इसके अलावा टेपिटम है। इन सभी आवरणों का निर्माण कौन करेगी? भित्ति कोशिका, यानी प्राथमिक भित्ति कोशिका। और जैसे नाम से पता लगा बीजाणु जनन कोशिका, ये क्या है? प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। तो प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका क्या कहलाएगी बेटा? ये क्या करेगी? बीजाणु का निर्माण करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बनेगा? आवरण बनेंगे। पहले बीजाणु धानी बनानी है हमारे को, तभी तो बीजाणु बना पाएंगे। ठीक है, उसी के अंदर तो बीजाणु होते हैं, तो हम क्या करेंगे? पहले घर बनाएंगे इनका, बीजाणुओं का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? कि ये प्राथमिक भित्ति कोशिका है, इसमें क्या करवाएंगे? समसूत्री विभाजन करवाएंगे। क्या करवाएंगे बेटा? प्राथमिक जो कोशिका है इसमें क्या होगा बेटा? समसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, समसूत्री विभाजन किसमें होने वाला है? यह समसूत्री विभाजन। याद रखना, प्राथमिक भित्ति कोशिका में यह समसूत्री विभाजन होने वाला है। तो 3 कोशिकाएं बनेगी। कितनी कोशिकाएं? 3 कोशिकाएं। सर 3 क्यों बनेगी? क्योंकि एक तो पहले से मौजूद है और 2 इसके समसूत्री विभाजन से बन गई, तो हम यहाँ 3 कोशिकाओं का निर्माण कर देंगे। ये तो हमारी वैसी की वैसी है प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका है, जबकि ये 2 कोशिकाएं जो ऊपर वाली कोशिका है, इसे तो हम कहते हैं बेटा अंतःभित्ति कोशिका। क्या कहते हैं बेटा? अंतःभित्ति कोशिका। क्या कहते हैं? अंतःभित्ति कोशिका कहेंगे। और नीचे वाली जो कोशिका है, इसे हम क्या कहने वाले हैं बेटा? भित्ति कोशिका। भित्ति कोशिका। समझिए बात को, ऊपर वाली कोशिकाओं को अंतःभित्ति कोशिका और नीचे वाली कोशिकाओं को क्या कहेंगे? भित्ति कोशिका। अर्थात प्राथमिक भित्ति कोशिका समसूत्री विभाजन करके 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिसमें से एक कोशिका को हम अंतःभित्ति कोशिका कहते हैं और एक कोशिका को हम भित्ति कोशिका कहते हैं। अब देखो, ध्यान से सुनना बेटा, ये अंतःभित्ति कोशिका है, ये अंतःभित्ति कोशिका क्या करती है बेटा? ये अंतःभित्ति कोशिका जो है आगे जाकर विकसित होकर एंडोथीशियम जो परत है, हमने जस्ट पहले वाले वीडियो में जैसे देखा था लघु बीजाणु धानी की संरचना, उसमें हमारी जो एपिडर्मिस के अंदर की तरफ क्या है? एक परत पाई जाती है, जिसे हमने क्या कहा था? एंडोडर्मिस कहा था। अल्फा सेलुलोज की बनी होती है, अल्फा सेलुलोज की वो क्या होती है? बनी होती है। तो उसका निर्माण कौन करता है? अंतःभित्ति कोशिका करती है। फिर उसके बाद 2 परतें और बच जाती है। कौन सी? एक तो मध्य परत बचती है और एक कौन सी परत बचती है? टेपिटम। ठीक है, एक तो मध्य परत, एक क्या बच जाती है बेटा? टेपिटम बच जाती है। तो मध्य परत और टेपिटम का निर्माण कौन सी कोशिका करती है? तो याद रखना, भित्ति कोशिकाओं से क्या होता है बेटा? मध्य परत और टेपिटम का निर्माण होता है। अभी तक यहाँ सभी में समसूत्री विभाजन चल रहा है, इसी में कोशिका के गुणसूत्रों में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। ध्यान रखना है कि ये सारी कोशिकाएं क्या कहलाती है बेटा? 2n कहलाती है। ठीक है, अब क्या होगा बेटा कि इसके अंदर पहले किसमें हुआ था? पहले प्राथमिक भित्ति कोशिका में हुआ था। अब हम किसमें पढ़ेंगे? बीजाणु जनन, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका में। अब क्या होगा बेटा? ये प्राथमिक बीजाणु जनन जो है कई बार विभाजन करेगी। क्या करेगी बेटा? विभाजन करेगी।
ठीक है। और कई बार विभाजन करने के बाद एक विशिष्ट संरचना का निर्माण करेगी, कई सारी कोशिकाएं बनेगी। ठीक है, ये अपरिपक्व कोशिका बनेगी। ये लीजिए अपरिपक्व कोशिकाओं का निर्माण हो गया। ये लीजिए यहां केंद्रक बना दिया मैंने अपरिपक्व कोशिकाओं से। यह अपरिपक्व कोशिका जो है विकसित होकर क्या बनाती है बेटा, मातृ जनन कोशिका बनाती है। क्या बनाती है, प्रत्येक कोशिकाएं जो है विकसित होकर क्या बनाती है, मातृ जनन कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो यहां मैं लिख देता हूं, ये लीजिए यहां क्या होगा बेटा, मातृ जनन कोशिकाएं बनेगी, कई सारी मातृ जनन कोशिकाएं बनेगी। इसे हम क्या कहेंगे बेटा, मातृ जनन कोशिका। जनन कोशिका एमएमसी क्या कहेंगे, एमएमसी से। इनमें से प्रत्येक मात्र जनन कोशिका में क्या होगा, अब ये भी क्या है 2n, जैसे ये 2n समसूत्री विभाजन हुआ, ये भी कौन सी कोशिका है 2n कोशिका। अब क्या होगा बेटा, इस 2n एक कोशिका के सभी में, सबकी बात कर रहे हैं अपन, ये जो एमएमसी सेल है ये भी 2n है, इसमें क्या होगा बेटा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। और अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप जो है इसमें कितनी कोशिकाओं का निर्माण होगा, इसमें 2 कोशिकाओं का, 4 कोशिकाओं, सॉरी 4 कोशिकाओं का क्या होगा बेटा, निर्माण होगा। ये लीजिए 4 कोशिकाओं का निर्माण हो गया। इन चारों कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं बेटा, प्राथमिक। ये तो हमारी प्राथमिक मात्र जनन कोशिका है। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे बेटा, इसे कहेंगे अपन बीजाणु जनन, बीजाणु, सीधा नाम लिख लो बीजाणु। ये क्या है, बीजाणु। अब देखो इसमें क्या हुआ बेटा, अर्धसूत्री विभाजन हुआ। क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन। अब जैसा आपको पता है अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, दो सूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये क्या रह जाएगी, कौन सी कोशिका बन जाएगी, ये क्या रह जाएगी बेटा, एन कोशिका। कौन सी कोशिका बन गई, कौन सी कोशिका बन गई बेटा, एन कोशिका बन गई। अरे यार एन कोशिका बन चुकी है, ध्यान रखना। अब ये सारे के सारे बीजाणु जो है परिपक्व होकर क्या बना देते हैं, परागकण का निर्माण कर देते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा, परागकणों का निर्माण कर देते हैं। अब ये परागकण परिपक्व परागकण है, क्या है बेटा, परागकण। परागकण क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। क्या होते हैं बेटा, परागकण अगुणित होते हैं। इस प्रकार से जो है लघु बीजाणुओं का क्या होता है बेटा, निर्माण होता है। इससे हम क्या कहते हैं, इसी क्रिया को, लघु बीजाणु का निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। और इसी में लघु बीजाणु धानी का विकास भी हुआ है, इसी के द्वारा लघु बीजाणु धानी का विकास भी हुआ है। तो ध्यान रखना है आपको कि लघु बीजाणु धानी, एक बार और बता देता हूं किस प्रकार से बनता है। सर्वप्रथम क्या होता है, पादप के अंदर विभजित कोशिकाओं का एक समूह होता है जो विकसित होकर क्या बनाती है, लघु बीजाणु धानी बनाती है। इन लघु बीजाणु धानी में, प्रत्येक लघु बीजाणु धानी में जो है यह पराकोष बन गया। ठीक है, अब यह पराकोष बन चुका है पूरा का पूरा, ये पराकोष है। इस पराकोष के अंदर जो है क्या होता है, प्रत्येक 4 चेंबर होते हैं। प्रत्येक चेंबर में एक आप ये कह सकते हैं मोटे केंद्र या सदन जीवधरी वाली कोशिका पाई जाती है। उस कोशिका को हम कहते हैं प्रसूतक कोशिका कहते हैं। ये प्रसूतक कोशिका समसूत्री विभाजन करने के बाद क्या बनाते बेटा, 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है। उसमें से एक कोशिका को हम कहते हैं बेटा प्राथमिक भित्ति कोशिका, एक कोशिका कहते हैं प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। इसमें से प्राथमिक भित्ति कोशिका में क्या होता है बेटा, समसूत्री विभाजन होता है। और प्राथमिक भित्ति कोशिका में समसूत्री विभाजन के परिणाम ऐसे लिख देते हैं ताकि समझने में आ जाएगा कि भाई ये इसमें हुआ है। ठीक है, प्राथमिक भित्ति कोशिकाओं के में क्या होता है बेटा, समसूत्री विभाजन। इसके परिणाम स्वरूप 2 कोशिकाओं का और निर्माण होता है, जिसमें से एक तो अंतर्भित्ति कोशिका होती है, एक भित्ति कोशिका होती है। अंतर्भित्ति कोशिका तो किसका निर्माण करती है, एंडोथीशियम का निर्माण करती है। और भित्ति कोशिका मध्य परत और एपिटम का निर्माण करती है। इसके बाद अब क्या होगा बेटा, ये आवरण का निर्माण हो चुका है। अब क्या होगा कि यह जो प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका है ये कई भागों में विभाजित हो गई और किसका निर्माण करेगी, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। ये प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका आगे जाकर विकसित होगी और मात्र जनन कोशिकाओं में यानी एमएमसी सेल में परिवर्तित हो जाएगी। ये एमएमसी सेल जो है, इनमें से प्रत्येक एमएमसी सेल के अंदर, जैसे मैंने एक सेल को यहां बाहर निकाल दिया है,
इस प्रत्येक एमएमसी सेल में क्या होता है बेटा, अर्धसूत्री विभाजन होता है और 4 बीजाणुओं का निर्माण है। ये प्रत्येक बीजाणु परिपक्व होकर क्या बना लेते हैं बेटा, परागकण बना लेते हैं। इस प्रकार से लघु बीजाणु या परागकणों का हमारा निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब इसे इस डायग्राम को आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बेटा, अब जैसे हमने डायग्राम बना लिया, समझ लिया इसका, अब हम इसके नोट्स तैयार कर लेते हैं कि देखो बेटा प्रारंभ में क्या होता है, प्रारंभ प्रारंभ में पराग कोश विभजोतक कोशिकाओं का समूह होता है जो परिपक्व होकर 4 कक्षों में विभाजित हो जाती है। चारों कक्षक चारों कक्ष अपने आप में एक लघु बीजाणु धानी होती हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु धानी में बड़े केंद्रक व सघन जीव द्रव्य वाली कोशिका होती है, जिसे प्रसूतक कोशिका कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा, प्रसूतक कोशिका कहते हैं। ठीक है, अब इस प्रसूतक कोशिका में प्रसूतक कोशिका में समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है।
इनमें से ऊपर वाली कोशिका को प्राथमिक भित्ति कोशिका व नीचे वाली कोशिका को प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका कहते हैं। समझ गए बात को? प्रारंभ में क्या होता है? प्रारंभ में विभिन्न कोशिकाओं का समूह होता है जो परिपक्व होकर 4 कक्षों में क्या हो जाता है बेटा? विभाजित होता है। चारों कक्ष अपने आप में क्या होते हैं? लघु बीजाणुधानी होती है और प्रत्येक लघु बीजाणु में बड़े केंद्रक और सघन जीव द्रव्य वाली क्या होती है? कोशिका होती है, जिसे क्या कहते हैं बेटा? प्रसूतक कोशिका कहते हैं। इस प्रसूतक कोशिका में समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। इनमें से ऊपर वाली कोशिका को प्राथमिक भित्ति कोशिका और नीचे वाली कोशिका को हम क्या कहते हैं बेटा? प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका कहते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले प्राथमिक भित्ति कोशिका में समसूत्री विभाजन होगा, जिसके परिणाम स्वरूप दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। प्रथम कोशिका को अंतर भित्ति कोशिका व दूसरी कोशिका को भित्ति कोशिका कहते हैं। ठीक है, अंतःभित्ति कोशिका परिणत विभाजन कर
एंडोथीशियन का निर्माण करती है। वह दूसरी भित्ति कोशिका मध्य परत व टेपिटम का निर्माण करती है। अब देखो बेटा, देखो यह दो कोशिकाओं का निर्माण हो गया। इसमें से प्राथमिक भित्ति कोशिका जो अंतर्भित्ति कोशिका है, जो प्राथमिक कोशिका है अंतर्भित्ति कोशिका, वो तो क्या बनाएगी बेटा, एंडोथीशियम का निर्माण करेगी। और जो दूसरी कोशिका भित्ति कोशिका वो मध्य परत व टेपिटम का निर्माण कर देगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, अब प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप अनेक प्राथमिक मात्र जनन कोशिका का निर्माण होता है। यह प्राथमिक मात्र जनन कोशिका मात्र जनन कोशिका में बदल जाती हैं। प्रत्येक मात्र जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 अगुणित बीजाणुओं का निर्माण होता है, जो केलोज नामक भित्ति से
सघन रहते हैं। अब देखो बेटा क्या बात कही मैंने कि प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका होगी, उसमें समसूत्री बचा होगा, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, मात्र जनन कोशिका का निर्माण होगा, और मात्र जनन कोशिका जो है विकसित होकर परिपक्व मात्र जनन कोशिका में बदल जाएगी। ये मात्र जनन कोशिका, प्रत्येक मात्र जनन कोशिका में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिससे 4 अगुणित कोशिकाओं का क्या होगा बेटा, निर्माण होगा। ठीक है, और ये चारों अगुणित कोशिकाएं जो है, यानी ये जो बीजाणु है, ये कौन सी भित्ति से जुड़े होते हैं, केलोज नामक भित्ति से क्या होते हैं बेटा, संघनित रहते हैं। ठीक है, अब टेपिटम की कोशिका, टेपिटम की जो कोशिकाएं हैं वो क्या करेगी, एक हार्मोन का स्राव करेगी, एक एंजाइम का स्राव करेगी, सॉरी। ठीक है, उसे कहेंगे केलोज एंजाइम। ठीक है, लिख लेते हैं। टेपिटम की कोशिकाएं केलोज एंजाइम का स्राव करती है, केलोज एंजाइम का स्राव करती है। यह केलोज एंजाइम केलोज भित्ति को गला देता है, जिससे लघु बीजाणु स्वतंत्र होकर पराग कणों का निर्माण कर लेती है। समझ के बात, ये हो गए अपने नोट्स कंप्लीट। ठीक है, लघु बीजाणु जनन या बीजाणुधानी विकास के यहाँ तक हमारे नोट्स कंप्लीट हो सके। अब एक डेफिनेशन लिख देते हैं, लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। ठीक है, एक डेफिनेशन और लिख लेते हैं, लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। ठीक है, लघु बीजाणु जनन की परिभाषा। ठीक है, मैं लिखा रहा हूं आपको, मात्र लघु बीजाणु जनन की परिभाषा लिखा रहा हूं। लघु बीजाणु जनन की परिभाषा, ठीक है, लिख देते हैं लघु बीजाणु जनन की परिभाषा। लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणुओं का निर्माण लघु बीजाणु जनन कहलाता है। ठीक है, लघु बीजाणु धानी की द्विगुणित मात्र जनन
कोशिका कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 अगुणित हैप्लॉइड 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। इन कोशिकाओं को लघु बीजाणु व इस प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। समझ गया बात को कि लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु का निर्माण क्या कहलाता है? लघु बीजाणु। लघु बीजाणु में क्या होता है? द्विगुणित मात्र जनन कोशिकाएं होती है, उससे अशुद्ध विभाजन होगा। इसके परिणाम स्वरूप जो है फलस्वरूप जो है 4 अगुणित या हैप्लॉइड कोशिकाओं का निर्माण होता है, हैप्लॉइड सेल्स का निर्माण होता है। इन हैप्लॉइड सेल्स को हम क्या कहते हैं बेटा? माइक्रोस्पोर कहते हैं। और ये माइक्रोस्पोर की प्रक्रिया क्या कहलाती है? माइक्रोस्पोर जेनेसिस कहलाती है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो चुकी है आपको? इतनी बात क्लियर हो चुकी है? ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही समाप्त करेंगे बेटा।